तो स्टूडेंट फिर एक बार हम आपके लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेमेस्टर एग्जाम 2017 का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो कि आपके समर सेमेस्टर के होने वाले बैक पेपर एग्जाम या फ्रेश एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथ्स, जो कि सभी ब्रांच के लिए कॉमन है। तो स्टूडेंट इसमें हम जो क्वेश्चन आपको करवाएंगे उसमें हो सकता है कि क्योंकि इंडिया में अलग अलग स्टेट में सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज है, तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन हम यहाँ पे अभी करवा रहे हैं किसी स्टेट में फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता हो और किसी स्टेट में सेकंड सेमेस्टर में पूछा जाता हो। तो इसके लिए हम आपको जो क्वेश्चन करवाएंगे उसका हम नीचे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन के आगे टाइम लिख देंगे स्टूडेंट। फिर क्या होगा कि जो आपके सिलेबस में है तो उस क्वेश्चन के सामने का जो टाइम होगा उसको आप जैसे ही टच करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से शुरू हो जाएगा। उससे आपको ये सुविधा हो जाएगी कि आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन है आप उसी को ही देख पाएंगे या पढ़ पाएंगे। मैथ्स गुरुजी एन नौटियाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक वीडियो देखने के लिए बगल में घंटे के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले। तो स्टूडेंट मैथ्स गुरुजी एन नौटियाल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चरर विभिन्न संस्थानों में इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए अप्लाइड मैथ सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2017 फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। और देखिए स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आपका 12 तक सेक्शन ए है। इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अधिकतर स्टूडेंट्स की 2 मार्क्स की डिमांड आ रही है कि सर 2 मार्क्स के ही करवा दीजिए, क्योंकि उनको जिन स्टूडेंट्स की बैक है उनको जरा 6 और 10 मार्क्स वाले सॉल्व करने में थोड़ा सा टफ लग रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि 2 मार्क्स के हम कवर कर लें और हमारी बैक क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट हम कोशिश कर रहे हैं आपकी बैक क्लियर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज, मतलब हिंदी में है स्टूडेंट ये क्वेश्चन कि परवलय की उत्केंद्रता ई बराबर, परवलय की उत्केंद्रता ई बराबर क्या होगी। देखिए स्टूडेंट डिटेल स्टडी अगर करनी है तो हमने हर पैराबोला का भी डिटेल लेक्चर प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, इलिप्स के भी, स्ट्रेट लाइन, हर किसी के। ठीक है, लेकिन यहां पे आप सीधे क्वेश्चन पे आते हैं कि एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज ई बराबर, तो आंसर सीधे सीधे है कि 1 लिखना है, बस 2 मार्क्स कंफर्म हो गए। अब इसमें ऐसा है स्टूडेंट, मैं आपको इस टाइप से क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं कि 2017 में तो ये आया है कि पैराबोला की एसेंट्रिसिटी ई बराबर कितनी होती है, तो सीधा सीधा 1 आंसर है। लेकिन हो सकता है कि आपके 2020 के समर सेमेस्टर एग्जाम में ये आ जाए कि एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, दीर्घवृत्त की एसेंट्रिसिटी बताओ, या हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी बताओ, या सर्किल की एसेंट्रिसिटी बताओ। तो हम साथ साथ में इससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी कवर करते जाएंगे। होता क्या है स्टूडेंट कि जब एग्जामिनर या क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले टीचर क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं तो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर पर भी वो एक बार नजर डालते हैं कि पिछले साल का पेपर कैसे आ रखा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ये एसेंट्रिसिटी और पैराबोला पूछ रखा है 2017 में, तो ऐसा करते हैं इस बार इलिप्स की एसेंट्रिसिटी पूछ लेते हैं। तो मैं इस टाइप से आपको क्वेश्चन करवाऊंगा कि इससे मिलते जुलते सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं, फिर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको आसानी से कर सके। अब देखिए स्टूडेंट, पैराबोला की एसेंट्रिसिटी ई बराबर 1 होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए पैराबोला की जगह सर्किल आ जाए, सर्किल की ई बताओ, सर्किल की एसेंट्रिसिटी कितनी होती है, तो आप बोलेंगे स्टूडेंट सर्किल की एसेंट्रिसिटी 0 होती है। अगर आपका आ जाए कि इलिप्स मतलब होता है स्टूडेंट दीर्घवृत्त की एसेंट्रिसिटी बताओ, तो स्टूडेंट दीर्घवृत्त की एसेंट्रिसिटी जो होता है ना 0 और 1 के बीच होती है, 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि ई लेस देन 1, 1 से छोटी। अगर इलिप्स की एसेंट्रिसिटी आपसे पूछे तो आप बोलेंगे कि 0 और 1 के बीच होती है। ठीक है, सर्किल की एसेंट्रिसिटी पूछे तो आप बोलेंगे 0 होती है, पैराबोला की तो 1 होती है। ठीक है, और ऐसे ही हाइपरबोला अति परवलय की एसेंट्रिसिटी बताइए, तो आप बोलेंगे कि इसकी एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ी होती है। बस इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1
क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस इज, मतलब हिंदी में स्टूडेंट दो सरल रेखाएं लंबवत होंगी यदि, तो आगे लिखा हो डैश डैश डैश, मतलब दो रेखाएं लंबवत। देखिए लंबवत क्या होता है, एक रेखा ऐसे तो एक रेखा ऐसे, ठीक है, ये L1 रेखा है, ये L2 रेखा है, और दोनों रेखाओं के बीच का 90 डिग्री का अगर कोण है तो वो कहते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। तो स्टूडेंट इसकी कंडीशन क्या होती है, जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो उसकी एक कंडीशन होती है, बहुत फेमस कंडीशन स्टूडेंट, वो है M1 इंटू M2 बराबर -1। ये याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बस यही आपको लिखना है कि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस इज M1 M2 बराबर -1। वो M1 क्या है, M1 है लाइन 1 का स्लोप, M1 है लाइन L1 लाइन का स्लोप, और M2 है L2 लाइन का स्लोप। तो जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन बराबर किसके होता है, -1 के होता है। लेकिन स्टूडेंट अगर आपको परपेंडिकुलर की जगह आ जाए कि अगर दो रेखाएं पैरेलल हैं, ये L1 रेखा है, ये L2 रेखा है, दो रेखाएं क्या हैं, पैरेलल हैं, तो इनके बीच कंडीशन क्या होगी, इसका स्लोप M1 है और इसका स्लोप M2 है। तो जब दो रेखाएं पैरेलल होती है तो M1 M2 के बीच में क्या रिश्ता होता है, और जब दो रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो M1 M2 के बीच में क्या रिश्ता होता है। तो देखिए स्टूडेंट, जब परपेंडिकुलर है तो M1 M2 का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होता है, और जब दो रेखाएं पैरेलल होती हैं तो फिर M1 बराबर M2 होता है। ये याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है, ये या ये इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीरीज 1, 5, 9, 13, डैश डैश डैश, मतलब श्रेणी दे रखी है आपको 1, 5, 9, 13 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, का 10वां पद ज्ञात। देखिए स्टूडेंट ये एपीजीपी का क्वेश्चन है, हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हो सकता है किसी स्टेट में फर्स्ट सेमेस्टर में हो, किसी स्टेट में सेकंड सेमेस्टर में हो, तो इसीलिए मैंने बताया आपको कि हम डिस्क्रिप्शन में नीचे हर क्वेश्चन के आगे टाइम दे देंगे, तो जैसे आप उस टाइम पे टच करेंगे तो वही क्वेश्चन शुरू होगा जो आप चाहते हैं। तो जो आप देखना चाहते हैं उसी क्वेश्चन के सामने का टाइम टच करिए तो वहीं से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, तब फिर आपको जो जरूरत है वही क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीरीज दिस। अब देखिए स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जरा आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपकी समस्याएं का समाधान हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसमें क्या है कि सीरीज, सबसे पहले सीरीज देखेंगे कि ये सीरीज किस प्रकार की, 1, 5, 9, 13, डैश 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 डैश। अब ये देखना है ये एपी है या जीपी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो या तो एपी होता है या जीपी होता है। एपी भी आ सकता है, जीपी भी आ सकता है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन जीपी में आ रखा है और उसको एपी से सॉल्व कर देते हैं, और कई स्टूडेंट जीपी में आ रखा है तो उसको एपी से सॉल्व करते हैं, वो गलत हो जाता है। तो क्या करेंगे आप कि सबसे पहले चेक करेंगे सीरीज को कि ये एपी में है या जीपी में है। अब एपी में जीपी में कैसे चेक करेंगे, देखिए एपी में चेक करने का तरीका यह है कि हर नंबर को उससे पहले वाले नंबर से माइनस करो, हर नंबर को उस पहले वाले नंबर से माइनस करो, हर नंबर को उसको पहले वाले नंबर से माइनस करो। अगर अंतर बराबर, डिफरेंस समान आ रहा है तो एपी है। अब देखो 5 में से 1 माइनस करो, कितना बचता है, 4 बचता है। फिर 9 को उससे पहले वाले नंबर से, मतलब 9 में से 4 माइनस करो, 9 में से 5 माइनस करो। देखो पहले तो आपने 5 में से 1 माइनस किया, 5 में से 1 माइनस किया, 4 आया। फिर 9 में से आपने 5 माइनस किया, कितना आया, 4 आया। फिर 13 में से 9 माइनस करो जरा, 13 में से 9, मतलब हर नंबर में से उससे पहले वाला नंबर माइनस करना है। तो 13 में से 9 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ भी 4 आ रहा है, तो 4 4 4, मतलब अंतर बराबर आ रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट ये एपी है, इसका मतलब क्या है, ये एपी है। और सबसे पहले आपको पता करना है कि ये एपी है या जीपी है। तो अंतर अगर बराबर आ रहा है, देखो 4 4 का अंतर है ना, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 13 आएगा।
और इससे अगला पद क्या होगा बता सकते हैं स्टूडेंट आप कोई? हाँ बताइए। तो स्टूडेंट इससे अगला पद होगा 4 ऐड कर दीजिए तो 17 होगा, फिर उसके अगला पद क्या होगा 21 होगा, ठीक है ना। तो ये एपी है, अंतर अगर 4 4 का आ रहा है तो एपी है। अब अगर जब ये एपी है तो इसका प्रथम पद फर्स्ट टर्म ए से डिनोट होता है, तो प्रथम पद क्या है यहाँ पे जो पहला है 1 है, तो ये a बराबर 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है डी, इसको हिंदी में सार्वंतर और अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब डिफरेंस कितने का है इनमें, आपको पता है 4 निकाल दिया आपने, डिफरेंस 4 का है, ठीक है। और n बराबर, n कितना है, फाइंड द nth टर्म, nवां पद ज्ञात करना, सॉरी 10वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है, तो n बराबर 10 हो जाएगा। अगर 12वां पद ज्ञात करना होता तो n बराबर 12 होता, तो n बराबर यहाँ पे 10 होगा क्योंकि 10वां पद ज्ञात करना है स्टूडेंट। और आपको 10वें पद को डिनोट किया जाता है a10 से, a10 मतलब 10वां पद, और n मतलब नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म 10 हो जाएंगे, 10 तक करना है ना, और a10 का मतलब 10वां पद, ये आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए, अब जब ये आपने लिख लिया तो एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट nth टर्म का, चूंकि हम जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवें पद का, हाँ nवां पद, AP का nवां पद का फॉर्मूला होता है, वेरी इंपोर्टेंट, ये आपको याद रखना होता है, ठीक है। an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू फिर बाहर d, ठीक है। अब आपको a10 निकालना है, क्योंकि जब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है तो देयरफॉर a10 बराबर क्या होगा, क्योंकि आपको a10 निकालना है ना। देखो a10 क्वेश्चन मार्क है, a10 मतलब 10वां पद बताइए, इस सीरीज का 10वां पद बताइए, तो a10 बराबर होता है a मतलब प्रथम पद, प्रथम पद आपका 1 है, प्लस ब्रैकेट में n आपका 10 है, क्योंकि 10 पदों तक है ना, 10वां पद निकालना है, तो n बराबर 10 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू डी कितना है स्टूडेंट 4 है ना, तो 4 को भी ऐसे ही ब्रैकेट में आप रख देंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको स्टूडेंट, तो देखिए 1 तो ऐसे रहेगा प्लस, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 10 में से 1 गए 9 बचा, फिर दूसरे ब्रैकेट में 4 है स्टूडेंट। देखिए 1 प्लस, इसमें भी कंफ्यूज मत करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप पहले -1 को 4 से घटा दें, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। 9 हो गया। अब इन दोनों ब्रैकेट को जब खोलते हैं, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट, जब ब्रैकेट खोलते हैं तो 9 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 9 चौके 36 होता है, तो इज इक्वल टू 36 और में 1 जोड़ देंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका 37, तो आंसर आपका 37 हो जाएगा। और स्टूडेंट अगर आपको इस प्रकार से भी समझ में नहीं आता है, या आप कहेंगे कि सर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं कि देखिए पहला पद यहाँ पे क्या है, पहला पद है 1, दूसरा पद क्या है यहाँ पे 5, तीसरा पद देखिए ये पहला दूसरा तीसरा चौथा है ना, तीसरा पद क्या है 9, और चौथा पद क्या है 13, और पांचवा पद क्या हो जाएगा स्टूडेंट बता सकते हैं आप, 13 में 4 और जोड़ दीजिए तो पांचवा पद आ जाएगा, पांचवा पद है स्टूडेंट 17, और फिर छठा पद क्या है स्टूडेंट 17 में 4 जोड़ दीजिए 21, सातवां पद क्या है स्टूडेंट 17 21 में 4 और जोड़ दीजिए तो 25, आठवां पद क्या है स्टूडेंट तो 25 में 4 और जोड़ दीजिए तो 29, और नौवां पद क्या होगा 4 और जोड़ दीजिए 29 में तो 33, और 10वां पद क्या होगा स्टूडेंट 4 और जोड़ दीजिए इसमें तो 37, तो 10वां पद निकालना था ना हमने 37 आ गया आंसर। ऐसे करो या ऐसे करो एक ही बात है स्टूडेंट, आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो इसे ऐसे करके आप 37 आंसर लिख देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास 2017 में तो ये वाला क्वेश्चन आया था, हो सकता है 2020 में एपी की जगह जीपी आ जाए, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे देखिए उसको भी हम बताते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ, देखिए सिंपल सी बात है कि इसकी जगह पे हो सकता है जो 1 5 9 13 है ना, इसकी जगह पे लिखा हो सकता है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीरीज 2, 4, 8, 16, डैश डैश डैश, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हो गया इस टाइप से कि कैसे पता किया आपने कि इसमें से इसको घटाया, सेकंड में से फर्स्ट घटाया, थर्ड में से सेकंड घटाया, और 4 में से थर्ड घटाया, तो सब में अंतर 4 4 का आ रहा था, तो आपने कहा कि ये एपी है। लेकिन अगर इसकी बात करें
2,4,8,16, डैश डैश डैश, ये एपी है या जीपी है? तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप सेकंड में से फर्स्ट घटाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बच रहा है, फिर थर्ड में से सेकंड घटाओ मतलब 8 में से 4 घटाओ, कितना बच रहा है? यहाँ 4 बच रहा है। फिर 16 में से फोर्थ पद में से थर्ड पद घटाओ तो 16 में से 8 घटाएंगे तो स्टूडेंट 8 बच रहा है। तो ये अंतर बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 है, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। अब देखो कि क्या ये जीपी भी हो सकती है ना? तो एपी तो नहीं है, सिर्फ कंफर्म हो गया। अब देखिए ये जीपी है कि नहीं है। जीपी में क्या करते हैं स्टूडेंट कि सेकंड पद को फर्स्ट पद से डिवाइड करते हैं। इसमें क्या करते हैं? सेकंड पद को फर्स्ट पद से घटा देते हैं। हाँ, सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटा देते हैं और इसमें क्या करते हैं? सेकंड पद को फर्स्ट पद से डिवाइड करते हैं, फिर थर्ड पद को सेकंड पद से डिवाइड करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। अब देखिए यहाँ पे सेकंड अपॉन फर्स्ट करेंगे मतलब 4/2, तो 2 से 4 को डिवाइड करो 2 आया, फिर थर्ड बटे सेकंड करो मतलब 8/4 करो तो 4 दूने 8, फिर फोर्थ बटे थर्ड करो मतलब 16/8 करो तो क्या आएगा? यहाँ पे भी 2 आ रहा है, 8 से 16 को डिवाइड करेंगे 2, तो देखिए इसने डिवाइड करने पे बराबर आ रहा है। अगर डिफरेंस घटाने पे बराबर आता है तो एपी है, और डिवाइड करने पे बराबर आता है अंतर या कॉमन रेशियो तो वो जीपी है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करने पे बराबर आ रहा है, इसका मतलब स्टूडेंट ये जीपी है, ये कंफर्म हो गया। सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि जीपी है या एपी है, तो ये जीपी है स्टूडेंट, ये कंफर्म हो गया कि ये जीपी है। अब जब ये जीपी है तो जीपी में कुछ चीजें होती है, फर्स्ट टर्म होता है, जैसे कि यहाँ फर्स्ट टर्म ए, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म, यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टर्म 2 है यहाँ पे। ठीक है, जो पहला पद है वो फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमा यहाँ पे डी होता था, यहाँ पे आर होता है, यहाँ पे डी तो होता है कॉमन डिफरेंस क्योंकि इसमें डिफरेंस निकाला जाता था, और आर होता है इसमें कॉमन रेशियो, इसमें रेशियो निकाला जाता है, डिवाइड किया जाता है ना, इसलिए डी की जगह यहाँ पे आर आ जाता है। ठीक है, और वो है आपका 2, जब डिवाइड करें ना तो बराबर जो आ रहा है वो आर है। ठीक है, तो आर बराबर 2 हो गया। अब एन बराबर तो यहाँ पे भी 10 ही होगा क्योंकि 10वां ही पद निकालना है यहाँ पे, है ना, और ए 10 आपको क्वेश्चन मार्क हो गया। देखिए आप अंतर समझ लीजिए इसमें क्या अंतर है। ठीक है, ऐसी के जैसे निकालना है, डी और आर में थोड़ा अंतर है बस, और एज इट इज है लगभग। ठीक है, देयरफॉर चूंकि हम जानते हैं कि जीपी का एनवा पद एन बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे एपी में एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, और यहाँ पे एनवा पद होता है ए आर की पावर एन माइनस 1। ये याद रखेंगे भाई, जैसे कि ये है ऐसे ही ये भी है। ये जीपी का एनवा पद है ए एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस 1। तो देयरफॉर जब एनवा पद ए है तो 10वां पद क्या होगा? ए 10 बराबर जीपी का 10वां पद। ठीक है, तो ए की जगह 2 रख देंगे, ब्रैकेट में आर की जगह भी 2 रख देंगे, उसकी पावर एन माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए 2 गुणा गया, 2 की पावर हो जाएगा 10 में से 1 गए 9। ठीक है, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा स्टूडेंट। और आप ये भी देख सकते हैं, देखिए 2 की पावर 1 है ना, और यहाँ 2 की पावर 9 है, 2 की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। हाँ? तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती हैं, तो इसको जब बेस सेम होता हो, हाँ, तो 2 की पावर 1 2 की पावर 9 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 प्लस 9 मतलब 2 की पावर 10। और 2 की पावर 10 क्या होता है स्टूडेंट? आप देख लीजिए, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64 64 दूने 128 दूने 200 128 दूने 256 256 दूने 512 और 512 दूने 1024। तो स्टूडेंट 1024 आपका आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप 2 की पावर 10 ही छोड़ दीजिए तो भी आपका 2 मार्क्स कंफर्म है, और चाहो तो आप उसको 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करके 1024 आ जाएगा, उससे भी आप कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि एपी में आएगा तो इस प्रकार से करेंगे, जीपी में आएगा तो इस प्रकार से करेंगे, जिस प्रकार से भी आएगा उससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर तो स्टूडेंट अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। राइट द फॉर्मूला ऑफ एनपीआर एंड एनसीआर। मतलब आपको यहां पे हिंदी में लिखा हुआ है एनपीआर और एनसीआर का सूत्र लिखिए।
बस सूत्र लिखना है। ये परमुटेशन P, देखिए P परमुटेशन और C कॉम्बिनेशन क्रमचय और संचय का है स्टूडेंट ये क्वेश्चन। क्रमचय संचय के जो क्वेश्चन हैं इसके डिटेल स्टडी का हमने लेक्चर अपलोड करा हुआ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं स्टूडेंट, या हम आई बटन में भी लिंक आपको दे देंगे। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला एनपीआर का फॉर्मूला पूछा हुआ है तो क्या होता है, तो याद रखना है स्टूडेंट कि फैक्टोरियल n बटे n माइनस आर का फैक्टोरियल, बस ये फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से एनसीआर का फॉर्मूला लिख देंगे, एनसीआर का फॉर्मूला लिख देंगे, एनसीआर बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r, फिर ब्रैकेट में n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ये इसमें और इसमें अंतर क्या है, एनपीआर में जो है ना, एनसीआर में फैक्टोरियल r एक और ऐड कर देना यहाँ पे, अगर आपने फैक्टोरियल r यहाँ पे और लगा दिया तो एनपीआर की जगह एनसीआर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। फैक्टोरियल डिटेल लेक्चर आपको पढ़ना है तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है स्टूडेंट, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। एक आता है स्टूडेंट की परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच रिलेशन बताइए, रिलेशन बताइए। देखिए होता क्या है कि एनसीआर जो होता है कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करना, सिलेक्शन करना, इसमें केवल सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन के साथ साथ अगर क्रम का भी ध्यान रखा जाए या फिर अरेंजमेंट का भी ध्यान रखा जाए तो गुणा और फैक्टोरियल r कर दीजिए तो ये बराबर हो जाता है NPR के। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि NCR तो केवल सिलेक्शन होता है और NPR सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, सिलेक्शन और अरेंजमेंट का मल्टीप्लाई करने पे आपको NPR मिलता है। मतलब NPR में क्रमचय में चयन भी करना है और क्रम का भी ध्यान रखना, क्रमचय, क्रम का भी ध्यान और चय मतलब चयन भी करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले को भी आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच रिलेशन का फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपको इस टाइप से कुछ दिया जा सकता है कि भाई 7C3 की वैल्यू फाइंड आउट करो, 7C3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे आप 7C3 को, देखिए स्टूडेंट इसमें एक तो ये फॉर्मूला है, n की जगह पे आप 7 रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में और r की जगह पे 3 रख देंगे, सॉल्व कर देंगे। दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, आप क्या करेंगे कि 7C3 है ना, तो ऊपर 7 से शुरू करो और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते जाओ। 7 इंटू 1 कम करो 6, इंटू 1 कम करो 5, लेकिन यहां पे रोक देंगे क्योंकि नीचे 3 है ना, तो ऊपर भी 3 ही तक ही ले जाना है, 3 पदों तक ही ले जाना है। अगर यहाँ पे 4 होता तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 तक जाता है, मतलब 4 पदों तक जाता, लेकिन नीचे 3, जितना नीचे होगा उतने पदों तक ऊपर जाएगा। और स्टार्ट कहां से करेंगे, जो ऊपर यहाँ पे दे रखा है 7 से एक एक कम करते करते कहां तक ले जाएंगे, जितने नंबर नीचे उतने पदों तक ऊपर ले जाएंगे, मतलब 7 गुना 6 गुना 5। ठीक है, तो यहाँ पे रोक देंगे। अब जो नीचे 3 है उसको भी पूरा 3 गुना 2 गुना 1 कर दो, 3 से नीचे नीचे ले जाओ और 1 तक ले जाओ, तो नीचे भी 3 पद हो जाएंगे और ऊपर भी 3 पद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो 3 दूना 6 होता है ना, और 6 से 3 दूना 6 कट जाएगा, बचे आपका 7 और 5, 7 5 35, 35 आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और यही अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि भाई 7P3 का मान निकालो, ये तो C था, ये यहाँ पे P हो गया। अगर 7P3 का, देखिए आते हैं क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ स्टूडेंट, जिससे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए परमुटेशन कॉम्बिनेशन का 2 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर सको। ठीक है ना, तो 7P3 को कैसे सॉल्व करेंगे, एक तरीका यह है कि NPR, n की जगह पे 7 और
r की जगह पे 3 रखेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट। आप क्या करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे 7 से शुरू करें, यहाँ पे भी 7 है तो 7 से ही शुरू करेंगे। 7 इंटू 6 इंटू नीचे कहां जाएगा 5 तक। देखिए नीचे 3 है ना, तो 3 पदों तक ही जाएगा। यहां पे जैसे यहां पे गया 3 पदों तक, ऐसे ही यहां पे भी 3 पदों तक गया। और बस इसके अपॉन में कुछ नहीं लिखेंगे। पी वाले के, सी वाले के अपॉन में 3 को ले जाएंगे 1 तक, लेकिन पी वाले के अपॉन में कुछ नहीं लिखेंगे। 7 को 3 पदों तक ले जाना है क्योंकि नीचे 3 है। अगर 4 होता तो 7 को 4 पदों तक ले जाते थे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 7 को यहां तक ले जाएंगे बस, और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 7 पंजे 35 गुणा 6 और कर दीजिए, 6 पंजे 30 का 0 और 6 की 18 और 3 21, 210 आंसर आ जाएगा। तो 7p3 का 210 आया, 7c3 का 35 आया। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 130 डिग्री अपॉन साइन 50 डिग्री। मतलब कि साइन 130 डिग्री बटे साइन 50 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए साइन 130 डिग्री अपॉन साइन 50 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि जो बड़ा वाला एंगल है उसको सिंप्लीफाई करके छोटे वाले नीचे वाले के बराबर बना लेना किसी भी तरीके से, जिससे कि अगर ऊपर साइन नीचे साइन 50 है, ऊपर भी साइन 50 बन जाए तो साइन 50 से साइन 50 कट जाएगा ना, तो सिंप्लीफाई करना है, कुल मिला के इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसको नीचे वाला तो छोटा है 50 डिग्री, यहाँ 130 डिग्री है, तो नीचे वाले को रहने देंगे, ऊपर वाले को ऐसा कुछ मॉडिफाई करेंगे जिससे कि ये नीचे वाले के बराबर आ जाए। तो स्टूडेंट ये कुछ चीजें आपको ट्रिग्नोमेट्री में पता होनी चाहिए कि साइन 130 डिग्री को आप लिख सकते हैं। चलो पहले आप ऐसा बताते हैं आपको कि साइन 180 डिग्री को आप लिख सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो स्टूडेंट ये होता है आपका साइन थीटा। 180 डिग्री अगर यहाँ पे होता है ना तो नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नो चेंज, मतलब साइन है तो साइन ही आता है जब यहाँ पे 180 होता है। अगर यहाँ पे 90 होता है, 90 माइनस थीटा होता तो साइन चेंज हो जाता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, साइन की जगह कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन 180 डिग्री पे नो चेंज, यहाँ पे साइन है तो साइन ही आएगा, कॉस है तो कॉस ही आएगा, जो भी होगा यहाँ पे आएगा, नो चेंज। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है। प्लस होता है कि माइनस होता है, तो स्टूडेंट इसमें आप क्या होता है कि ये 180 माइनस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और स त क इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना, नहीं साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और सारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन पॉजिटिव हो, साइन क्या है इसमें पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, इसीलिए साइन जो 130 डिग्री है ना स्टूडेंट, इसको आप लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 50 डिग्री। देखो 180 में से 50 घटा देंगे तो 130 आएगा ना, तो 130 को हमने 180 माइनस 50 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो साइन 180 माइनस 50 डिग्री बराबर क्या होगा, क्योंकि जब साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है तो साइन 180 माइनस 50 बराबर क्या होगा, थीटा की जगह यहाँ पे 50 है ना, तो यहाँ पे भी साइन थीटा की जगह 50 हो जाएगी, साइन 50 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि साइन 130 डिग्री को आप साइन 50 डिग्री भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन 50 डिग्री बटे नीचे तो साइन 50 डिग्री है ही, दोनों एक ही है तो आंसर 1 आ जाएगा, इससे कट के आंसर 1 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ 1/2 प्लस आयोटा, मतलब सम्मिश्र संख्या 1/2 प्लस आयोटा का संयुग्मी लिखिए। देखिए संयुग्मी या कॉन्जुगेट क्या होता है,
ए प्लस आयोटा बी, इसको सम्मिश्र संख्या कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी, इसका संयुग्मी क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है। तो जब भी कॉन्जुगेट पूछा जाता है किसी सम्मिश्र संख्या का, तो आई 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 मतलब आयोटा, आयोटा के सामने का जो चिन्ह होता है ना, साइन होता है, उसको बदल दो बस। तो यहां प्लस है तो यहां माइनस कर दो, तो a माइनस आयोटा बी, तो a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी, ठीक है। और अगर माइनस है तो उसको प्लस कर दो। तो कहने का मतलब जब भी कॉन्जुगेट या संयुग्मी पूछा जाता है तो आयोटा के सामने का जो नंबर है उसको बदल दो। जैसे मान लीजिए 2 प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट बताइए। तो आयोटा के सामने का नंबर साइन क्या है, प्लस है ना, तो इसको माइनस कर दो, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अगर देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन में कभी कभी क्या आता है कि 2 आयोटा माइनस 3 का कॉन्जुगेट बताइए, ठीक है, क्या आएगा, 2 आयोटा माइनस 3 का कॉन्जुगेट बताइए। तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि 2 प्लस 3 आयोटा लिख देते हैं, क्या करते हैं 2 प्लस 3 आयोटा, यहां माइनस को प्लस कर देते हैं। नहीं स्टूडेंट, अभी हमने ऊपर बताया है, देख लीजिए पीछे, कि आयोटा के सामने का नंबर चेंज करना होता है कॉन्जुगेट के लिए। तो आयोटा के सामने यहाँ क्या नंबर है, प्लस है, तो केवल इसको चेंज करना है, इधर नहीं चेंज करना है। तो जब भी इसका 2 आयोटा माइनस 3 का कॉन्जुगेट पूछा जाए तो ये जो 2 आयोटा है ना, इसको -2 आयोटा कर दो, -2 आयोटा और -3, ये तो एज इट इज रहेगा, केवल आयोटा के सामने का साइन चेंज कर दो, तो इसका कॉन्जुगेट ये हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या है, जो क्वेश्चन में 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया 1/2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट बताओ। तो आप कई स्टूडेंट क्या करेंगे कि इसका कॉन्जुगेट, जैसे मैंने बोला कि भाई आयोटा के सामने का नंबर, तो यहाँ आयोटा के सामने का नंबर माइनस प्लस है, तो आप क्या करेंगे 1/2 माइनस आयोटा कर देंगे इसका कॉन्जुगेट। लेकिन नहीं स्टूडेंट, सब देखिए मेन बात क्या है कि कॉन्जुगेट निकालने के लिए सबसे पहले जो सम्मिश्र संख्या है वो जनरल फॉर्म, जो उसका जनरल फॉर्म है a प्लस आयोटा बी, इसका व्यापक रूप होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस रूप में पहले लाना होता है। मतलब जनरल फॉर्म का मतलब है कि आयोटा ऊपर होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। जब तक बटे में है तब तक आप कॉन्जुगेट नहीं निकाल सकते हैं, पहले इसको ऊपर ले जाना है किसी तरीके से। कैसे ले जाएंगे, देखिए स्टूडेंट, इसमें आप क्या करेंगे 1/2 प्लस आयोटा है ना, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आयोटा नीचे से हटाना है, और आयोटा को नीचे से हटाने का तरीका क्या है कि 2 प्लस आयोटा का जो कॉन्जुगेट है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे, 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है 2 माइनस आयोटा, नीचे मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी 2 माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई किया, जो अपॉन में है ना उसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो उससे हमारा क्या होगा कि नीचे से आयोटा हट जाएगा। अब देखो कैसे हटा, मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो 2 माइनस आयोटा ही रहेगा, अपॉन ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 दूना 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4। और देखिए आयोटा का स्क्वायर, देखिए आयोटा का स्क्वायर -1 होता है स्टूडेंट, इस चीज का याद रखेंगे आप, आयोटा का स्क्वायर होता है -1 और आयोटा की वैल्यू होती है √-1, और आयोटा की पावर 3 होता है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। ये आपको याद रखने वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखने होते हैं, तब आप आयोटा वाले क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ -1 जब रखेंगे, माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा बटे 5 हो जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा आपका 2/5 का अपॉन अलग अलग कर दीजिए, 2/5 माइनस आयोटा और 1/5। तो ये स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का व्यापक रूप जो होता है उसके फॉर्म में आ गया। जब ये आयोटा ऊपर आ गया ना, नीचे था ना, जब तक आयोटा नीचे है तब तक आप कॉन्जुगेट नहीं निकाल सकते हैं।
पहले आयोटा ऊपर लाना था तो कॉन्जुगेट नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना था, तो ये आ गया, ठीक है। अब जब ये आयोटा ऊपर आ गया, अब इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो देयरफॉर कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज, क्या होगा बताइए। आयोटा के सामने का चिन्ह बदल देना है, तो प्लस कर दीजिए, तो 2/5 प्लस आयोटा 1/5 आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर स्टूडेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डैश 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 प्लस NCN बराबर डैश डैश डैश, मतलब इसके बराबर क्या होता है, ठीक है। मान लिखिए NC0, मतलब इसका मान निकालना है। यहाँ NC0 से लेकर NCN तक का जो सम है वो बराबर कितने के होता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसका आंसर तो सीधा सीधा 2 की पावर n है। आपको याद रखना है कि अगर ये 0 से शुरू हो रहा है, NC0, NC1, NC2 प्लस NCN, हाँ, NC0 से शुरू, अगर 0 से अगर शुरू हो रहा है n तक जा रहा है तो इसका आंसर 2 की पावर n होता है। लेकिन अगर NC1 से शुरू हो रहा है, कई बार ऐसा भी आया है स्टूडेंट, किसी सेमेस्टर एग्जाम में NC1 प्लस NC2 प्लस डैश 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 प्लस NCN का मान बताइए, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट। अगर NC0 नहीं दे रखा है, NC1 से शुरू है, तो ये छुप जाएगा ना। तो अब बताओ इसका मान क्या होगा, ऐसा भी पूछा गया है। तो इसका मान क्या हो, देखिए NC0 की वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट, 1 होती है। 1 को फिर उधर ले जाओ, क्योंकि इधर तो NC1 से शुरू है, तो 1 माइनस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n-1। तो अगर NC1 से शुरू हो रहा है तो आंसर लिखेंगे आप 2 की पावर n-1, और NC0 से शुरू हो रहा है तो आप लिखेंगे आंसर 2 की पावर n, ठीक है। अब ये कैसे आता है स्टूडेंट, ये द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, आपको याद होगा स्टूडेंट। अगर याद नहीं है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप डिटेल लेक्चर देख सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम का, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है द्विपद प्रसार, जिसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं इसको। वो होता है स्टूडेंट NC0 प्लस NC1 x की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर 2 प्लस NC3 x की पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस NCN x की पावर n, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर n का NC0 प्लस NC1 की पावर 1, NC1 है तो x की पावर 1 है, NC2 है तो x की पावर 2 है, NC3 है तो x की पावर 3 है, प्लस लास्ट में जाएगा NCN और x की पावर n। ये फॉर्मूला होता है। अगर आप x की जगह 1 रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा, देखिए 1 प्लस एक्स की जगह 1 रख दीजिए अपॉन पावर n हो जाएगा। अब देखो NC0 प्लस NC1 और x की जगह 1 रख दिया, हर जगह x की जगह 1 रख दिया तो सारे 1 हो जाएंगे, तो 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहता है। तो प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डैश डैश प्लस NCN, x सारे गायब हो गए क्योंकि x की जगह 1 रख दिया तो सारे 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आप, 1 और 1 2 होता है ना, 2 की पावर n बराबर, ये देखो सेम है बिल्कुल, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डैश 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 प्लस NCN। तो देखो इसका यहां से लेकर ऐड करें 2 की पावर n आ रहा है ना, तो यहाँ पे इसीलिए इसका मान 2 की पावर n होता है। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, या समझना है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो क्वेश्चन या तो ये पूछा जाएगा या फिर NC1 से शुरू होगा तो आप -1 भी कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो स्टूडेंट 7 क्वेश्चन हमने इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करवा दिए हैं। इसको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। 7 के बाद आगे क्वेश्चन हम हमें लग रहा है कि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो फिर अगला 7 क्वेश्चन से आगे जो होगा उसको हम इससे अगले पार्ट में, ये पार्ट 1 है स्टूडेंट 2017 के क्वेश्चन पेपर का, फिर पार्ट 2 में हम 7 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तब तक आप इस लेक्चर को देखते रहिए, और कोई भी अगर दिक्कत है स्टूडेंट तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, तो हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू।